हेलो एवरीवन। मैं अनीता ठाकुर और आज का टॉपिक है हमारा द क्लिंटन ईयर्स। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे उन ईयर्स की, टाइम पीरियड की, जिस टाइम पर बिल क्लिंटन जो थे वो क्या थे, प्रेसिडेंट थे यूएस में। ठीक है, सो जैसा कि आप लोगों को पता है, फर्स्ट गल्फ वॉर जब हुआ था 1990s में, तो उस टाइम पर ये जो जॉर्ज H.W. बुश थे, उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छी जीत जो थी वो हासिल करी थी। ठीक है, लेकिन जो 1992 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, ये जो मतलब क्या नाम था इनका, H.W. बुश जो थे, उनको सीट नहीं गेन हो पाई। विलियम जेफरसन, बिल क्लिंटन जो थे, उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी में क्या करी, अपनी एक सीट जो थी वो गेन कर ली, मतलब प्रेसिडेंट इलेक्शन में वो जीत गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया, अब इन्होंने कंपेन किस बेसिस पर करी, ये जो उन्होंने देखा कि यहाँ पर डोमेस्टिक इश्यूज़ के ऊपर कोई भी लीडर जो है वो बातचीत नहीं करता है। सो मुझे क्या करना है, मुझे डोमेस्टिक इश्यूज़ के ऊपर ज़्यादा बातचीत करनी होगी, मतलब ज़्यादा सुधार करने होंगे। डोमेस्टिक इश्यूज़ मतलब क्या हो गया बच्चे, डोमेस्टिक इश्यूज़ का मतलब हो गया फूड, क्लॉथ, शेल्टर, एजुकेशन, वाटर सप्लाई एट्सेट्रा। ठीक है, तो इन्होंने कहा मैं किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करूँगा, मेरा मेन फोकस होगा डोमेस्टिक इश्यूज़ के ऊपर, ना कि फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। क्योंकि सबसे पहले जब तक हम लोग अपने घर को ही ठीक नहीं करेंगे तो बाहर वालों को तो अच्छा ही नहीं लगेगा ना जब वो घर में आएंगे। तो इसलिए हम लोगों को पहले कुछ स्टेबल होना है, इकोनॉमी को बढ़ाना है, लोगों को उनके राइट्स प्रोवाइड करने हैं, उनकी नेसेसिटीज़ फुलफ़िल करनी है। आफ्टर दैट हम लोग घर से बाहर निकलेंगे। ठीक है, अब 1992 में इलेक्शन हुए, बिल क्लिंटन जीत गए। 96 में दोबारा इलेक्शन हुए, ये जीत जाते हैं। ठीक है, कौन जीत जाते हैं, बिल क्लिंटन जो थे वो अगेन जीत जाते हैं। और आप लोगों को याद करना है कि यूएसए में क्या होता है बच्चे, यूएसए में हर 4 साल के बाद आफ्टर 4 years इलेक्शन जो है वो कंडक्ट होते हैं। और ये इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्टली होते हैं फ्रॉम द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया आप लोगों का। तो एक और चीज़ कि कोई भी लीडर जो है, कोई भी प्रेसिडेंट जो है, वो 2 टर्म्स से ज़्यादा यहाँ पर प्रेसिडेंट की सीट पर नहीं बैठ सकता। मिनिमम हम लोग बोल सकते हैं 8 years करते हैं। और कई बार ऐसे भी केसेस देखने को मिलते हैं जब कोई एक्टिंग करने वाला प्रेसिडेंट ना हो, यहाँ पर कोई अल्टरनेट ना हो प्रेसिडेंट का, तो उस टाइम पर 10 years मैक्सिमम जो है, वहाँ पर एक पर्सन जो है वो 10 year के टाइम पीरियड के लिए प्रेसिडेंट हो सकता है। वो 4 years के बाद आप लोग को पता है इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट करे जाते हैं। ठीक है, तो बिल क्लिंटन जो है वो यूएसए में प्रेसिडेंट की चेयर पर कितनी देर तक रहे, 8 years तक रहे। कितने ईयर्स तक, 8 years तक। और उन 8 सालों में क्या देखा गया कि यूएसए में जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स चल रही थी, क्योंकि यूएसए उस टाइम पर क्या था, एक मतलब उन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसको हम लोग हेजेमनी बोलते हैं, पूरे वर्ल्ड में वही कंट्रोल कर रहा था, उसी की पॉलिसीज़ को डिस्कस किया जाता था। और सबसे इनिशियल ईयर्स जो थे इसके, वो क्लिंटन ईयर्स में आ रहे थे, मतलब क्लिंटन ने वहाँ पे वर्क किया था, क्लिंटन ने एज अ प्रेसिडेंट चेयर को होल्ड करा हुआ था। तो उन्होंने यूएसए की इंटरनल अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस किया, ना कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो उनका मेन इशू था। और उसके बाद फॉरेन पॉलिसी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्लिंटन ने इतना ज़्यादा फोकस नहीं दिया। उनका मेन फोकस था सॉफ्ट इश्यूज़। और सॉफ्ट इश्यूज़ क्या क्या थे, डेमोक्रेसी हो गया, डेमोक्रेसी को कैसे प्रमोट करना, लोगों को राइट्स कैसे प्रोवाइड करने हैं, लोगों की नेसेसिटीज़ कैसे फुलफ़िल करनी है, क्लाइमेट चेंज कि हम लोगों को ज़्यादा गैसेस जो है वो ओमिट नहीं करनी है, इससे ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रहा है, इंडस्ट्रियल एमिशन की वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशंस जो है वो काज हो रहे हैं, वॉटेवर इस तरह की चीज़ें। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड के बारे में कि हम लोगों को एक्सपोर्ट भी करना है, इम्पोर्ट भी करना है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें उतना ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न करना है। ये सारे इश्यूज़ जो थे उनके ऊपर बिल क्लिंटन जो थे वो बातचीत करते थे। इन्हीं इश्यूज़ के लिए वो कंसर्निंग थे, ना कि हार्ड पॉलिटिक्स। सॉफ्ट पॉलिटिक्स में आप लोगों को याद रखना है, डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की बात करी जाती है, क्लाइमेट चेंज की बात करेगी और वर्ल्ड ट्रेड की बात करेगी। और हार्ड पॉलिटिक्स में आता है पॉलिटिकल इश्यूज़, या फिर हम लोग हार्ड पॉलिटिकल इश्यूज़ की बात करें अगर, तो उसमें मिलिट्री पावर की बात होती है और सिक्योरिटी मेन इनका इशू होता है। हाउ टू मेंटेन ओवर सिक्योरिटी फोर्सेस, हाउ टू
अर्न मिलिट्री या फिर हाउ टू सपोर्ट फ्रॉम अदर्स इन अ मिलिट्री फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने मिलिट्री पार्ट्स की या सिक्योरिटी की बात नहीं करी, जबकि उनको पता था। अब सेकेंड टाइम जब वो इलेक्ट हुए थे एज ए प्रेसिडेंट 1996 में, तो उन्होंने देखा कि अब मैं नेक्स्ट टाइम तो आने वाला हूँ नहीं, मतलब प्रेसिडेंसी में, तो मुझे क्या करना, मुझे ना थोड़ा सा कुछ मौज मस्ती करनी चाहिए, मुझे थोड़ा इन्जॉय करना चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया, मैंने कितना वेलफेयर करा इन लोगों का, तो अब मुझे थोड़ा सा कुछ और करना है, अपने वेलफेयर के लिए भी सोचना है मुझे। तो उसने कहा चलो थोड़ी बहुत पंगे वंगे कर लेता हूँ मैं भी। तो यूएसए में एक ऐसा ओकेजन हुआ जिसमें देखा गया कि अब मिलिट्री पावर का यूज़ करा जाने लगा। अब मिलिट्री पावर का यूज़ किया जाने लगा, कब यूज़ किया जाने लगा? क्लिंटन के ईयर्स में, क्योंकि क्लिंटन के अभी ये लास्ट ईयर्स थे, ठीक है। तो 1996 में जब वो जीतते हैं, उसके बाद उन्होंने कुछ पंगे वंगे भी ले लिए दूसरे नेशन से। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपिसोड या मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक इवेंट हुआ था वो 1919 में हुआ था, 1999 में, ठीक है। तो ये इवेंट क्या हुआ था, यूगोस्लावियन एक्शन जो था वो लिया गया था। मतलब यूगोस्लाविया जो कि क्या है, यूगोस्लाविया जो कि नाम अलायंस का फाउंडिंग मेंबर है। आप लोगों को पता है, नाम को फाउंड करने के लिए 5 नेशंस ने अपनी पार्टिसिपेशन दी थी, लाइक इंडिया, इजिप्ट, घाना, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, ठीक है। और ये सारे नेशंस जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था यहाँ पर। तो यूगोस्लाविया उनमें से एक था। अब नाटो फोर्सेस जो थी वो यूगोस्लाविया, आप लोग को पता है 1999 में, 1999 में वहाँ पर क्या हुआ था, इसका पार्टीशन हो गया था। और पार्टीशन के टाइम पर ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था, 6 पार्ट्स में ये डिवाइड हो चुका था। कौन डिवाइड हो चुका था जी, यूगोस्लाविया। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या बताया गया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूगोस्लाविया में बहुत ज़्यादा एथनिक वेरिएशन थी। एथनिक वेरिएशन मतलब अलग अलग कल्चर के लोग थे, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे वो लोग, अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएशन थी, वेराइटी ऑफ, हम लोग बोल सकते हैं एथनिसिटी थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा, ठीक है। वहाँ पर एक प्रोविंस था जिसका नाम था कोसोवो, ठीक है। क्या नाम था वहाँ उस सिटी का, कोसोवो। कंट्री बोल दो आप लोग, तो हम लोग कंट्री भी नहीं बोल सकते, एक प्रोविंस आप लोग लेके चलो, एक स्टेट लेके चलो आप लोग, ठीक है। तो वहाँ पर जो अल्बेनियन पॉपुलेशन थी वो कितनी थी बच्चे, 80%। और 20% वहाँ पर कौन लोग थे, सर्ब्स थे, ठीक है। अब ये जो सर्ब्स थे, ये सर्ब्स जो थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, सर्बिया से बिलोंग करते थे। अब सर्बिया ने क्या किया, वो इन यूगोस्लाविया के पार्ट्स का एक मेन ऑनर बनना चाहता था कि जितने भी पार्ट्स है यूगोस्लाविया के, उन सभी का हेड जो है कौन है, वो सर्बिया, ठीक है। तो उसने क्या किया, ये जो कोसोवो है वो भी सर्बिया का ही एक पार्ट है लास्ट में, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या किया गया, नाटो फोर्सेस जो थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने बम्बार्डिंग करना शुरू कर दिया। कहाँ पर, यूगोस्लाविया में 2 महीने तक, 2 मंथ्स तक उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, बम्बार्डिंग करना शुरू कर दिया। क्यों, मतलब बमबारी करना शुरू कर दिया, क्योंकि यूगोस्लाविया नाम नेशंस, मतलब नाम जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उनका पार्ट था। तो इसने नाटो फोर्सेस और वारसा फोर्सेस को ज्वाइन नहीं किया हुआ था। तो अब हुआ क्या कि ये जो कोसोवो है वहाँ पर उसने 2008 में खुद को डिक्लेयर कर दिया जी, मैं अब इंडिपेंडेंट हो चुका हूँ। लेकिन अभी तक वहाँ पर इश्यूज जो हैं वो चल रहे हैं, मतलब वो अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है। तो कोसोवो में क्या किया, नाटो फोर्सेस ने अपना वहाँ पर बेस बना लिया ताकि वो क्या कर सके, यूगोस्लाविया को बिल्कुल डिसइंटीग्रेट कर सके और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको वहाँ से हटा सके। ये 2 महीने तक वहाँ पे बम्बार्डिंग चलती रही, जिसके बाद देखा गया बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिस्ट्रक्शन काज हुई, जिसका कारण जो था वो बस यही था कि वो नाम से बिलोंग करता था। और क्लिंटन ने अपनी मर्ज़ी से, आप लोगों को पता, अगर किसी भी नेशन के द्वारा अटैक करने की योजना बनाई जाती है, प्लान बनाया जाता है, तो जितने भी नेशंस के साथ उनका एक एग्रीमेंट होता है कि अगर मुझे कभी भी वॉर के टाइम पर आप लोगों की मिलिट्री फोर्सेस की ज़रूरत पड़ी तो आप मुझे मिलिट्री फोर्सेस की हेल्प जो है वो प्रोवाइड करोगे। अब क्लिंटन ने क्या किया, जब यहाँ पर यूगोस्लाविया में अपनी मिलिट्री फोर्सेस भेजी, नाटो फोर्सेस को भेजा, उस टाइम पे उसने किसी से भी परमिशन जो थी वो बिल्कुल भी नहीं ली थी, ठीक है। तो उसने ये नाटो फोर्सेस जो थी उसको कहाँ पे स्टेशन करा था, उसको कोसोवो में
स्टेशन करवा दिया था, ठीक है। एक और यहाँ पर सिग्निफिकेंट मिलिट्री एक्शन देखा गया क्लिंटन के ईयर्स में ही, तो वो क्या था, अब आप लोगों को पता हर एक नेशन की एम्बेसीज होती हैं, अदर नेशंस के साथ अच्छे रिलेशंस होते हैं। तो यूएसए की एम्बेसीज कहाँ कहाँ पे थी, नैरोबी जो कि कीनिया की एक सिटी है, और दूसरी दरसलम तंजानिया, ये दोनों साउथ अफ्रीका की सिटीज़ हैं, ठीक है। इनके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे यूएसए के, और एम्बेसीज थी, मतलब वहाँ पर इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब कुछ जो अच्छी तरह से होता था वहाँ पे, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग बोले तो कॉपरेट करते थे, इनकी आइडियोलॉजीज जो थी वो सिमिलर थी। 1998 में देखा गया एक और इशू जो था वो क्लिंटन ईयर्स में देखने को मिला, और यहाँ पर क्या हुआ, बॉम्ब जो थे वो ड्रॉप करे गए, किसके द्वारा, अलकायदा जो कि एक टेररिस्ट कम्युनिटी थी उसके द्वारा, ठीक है। तो वहाँ पे ड्रॉप किए गए, जिसकी वजह से इस्लामिस्ट आइडियाज़ जो थे वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, और बाद में देखा गया कुछ जैसे ये बॉम्ब्स वगैरह ड्रॉप करेंगे उसके बाद देखा गया प्रेसिडेंट जो थे विल क्लिंटन, उन्होंने ऑर्डर दिया कि ऑपरेशन इन्फिनाइट जो है उसको क्या किया जाए, उसको स्टार्ट कर दिया जाए। क्यों स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही बेवजह मेरे से पंगा लिया, क्या नाम था उसका, ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, बहुत सारे क्रूज मिसाइल्स से उन्होंने अलकायदा के ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। अलकायदा कौन था, एक टेररिस्ट, मतलब हम लोग बोल सकते हैं वर्ल्ड लेवल का वो टेररिस्ट था, बहुत जाना माना वांटेड टेररिस्ट था। तो उन्होंने टारगेट किसको किया, जब नाटो फोर्सेस को मूव किया था, सूडान को और अफगानिस्तान को। अब यूएसए ने बिल्कुल ही भाईचारा नहीं दिखाया यहाँ पर, यूएसए ने यूनाइटेड नेशन से यहाँ पर सैंक्शंस लेने की भी ज़रूरत नहीं समझी, उन्होंने इंटरनेशनल लॉज को क्या कर दिया, उनको भी हार्म करा, और अपनी जितनी भी अलाइज्ड कंट्रीज़ थी और मतलब सिविलियंस को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हार्म करा। जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये हम लोग बोल सकते हैं कि क्लिंटन ईयर्स में ही ये जो यूएस हेजेमनी जो थी वो इस्टेब्लिश हो चुकी थी। वो बिल क्लिंटन ने बिल्कुल प्रूव कर दिया था जब उन्होंने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी परमिशन जो थी वो ग्रांट नहीं करवाई थी। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कौन सा होगा, 9/11 द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है सो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड शेयर। So, thanks for listening and may God bless you all.